प्लांट है जमशेदपुर पुराना है, लेकिन बोकारो स्टील प्लांट के इर्द गिर्द बहुत सारे छोटे मझोले उद्योग विकसित हुए थे। राशिद का हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन है। आप यहाँ सारे मिनरल्स के सेक्टर थे, यहाँ तक कि अपने यूरेनियम तक का भी यहीं पर है। पावर सेक्टर डीवीसी उसका बड़ा हिस्सा झारखंड में आता है। तो ये जो सारे सेक्टर्स थे, पावर हो, स्टील हो, कोल हो, रेल हो, हर तरह के माइनिंग, और यहीं पर मैक्सिमम रोजगार नौजवानों को यहाँ मिल पाते थे। उसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे थे। वहाँ हम ठेका प्रथा के खिलाफ लड़ रहे थे, वहाँ स्थानीय लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले इसके लिए लड़ रहे थे। आरक्षण लागू हो, आरक्षण पूरी तरह से जो दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए आरक्षण है, वो आदिवासियों के लिए वो पूरी तरह से लागू हो। तो ये आरक्षण भी आप जानते हैं कि ये पब्लिक सेक्टर में ही है, ये प्राइवेट सेक्टर में अभी तक देश में नहीं है। तो इधर जो निजीकरण शुरू हुआ, तो निजीकरण ने पूरे रोजगार का भी संकट पैदा कर दिया और साथ ही साथ आरक्षण को दरकिनार करने उसका भी एक रास्ता इन्होंने खोल दिया। इन्होंने जो मॉडल विकसित किया है, खासकर झारखंड अलग राज्य बनने के बाद से, नई आर्थिक औद्योगिक नीति आने के बाद से, और सबसे बढ़कर के जब से मोदी जी सत्ता में आए, तो उन्होंने जो रास्ता लिया वो है कि देश में कुछ मुट्ठी भर ऐसे पूंजीपति हैं। अदानी अंबानी का नाम सबसे ज़्यादा लोग ले रहे हैं। अदानी अंबानी तो है ही, टाटा भी है, जिंदल भी है। तो अब देखेंगे कि सिर्फ सारे संसाधन इनके हाथ में केंद्रित हो रहे हैं। मैं इसको कहता हूँ जो गोड्डा वाला मॉडल है। अब देख लीजिए, गोड्डा में पावर प्लांट था, गोड्डा में पावर प्लांट को एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन का दर्जा दे दिया गया, अदानी के लिए है। जमीन किसानों की गई, पानी पूरे झारखंड का ही खर्च होता है। कोयला अभी झारखंड का कोयला नहीं लग रहा है, ऑस्ट्रेलिया में जो अदानी के पास खदान है, और वो खदान दिलवाने का काम भी मोदी जी ने किया था, ऑस्ट्रेलिया को दबाव दे करके। ऑस्ट्रेलिया के लोग उसके विरोध में हैं, वहाँ के पर्यावरण के लिए उस पूरे कोयला खदान को लोग बंद कर देना चाहते हैं। उस कोयला खदान से बहुत महंगी दर पर वो कोयला भारत में इंपोर्ट किया जाता है। तो समझिए कि प्लांट अदानी का है, कोयला भी अदानी का ही है, और ऊंची कीमत पर ओवर प्राइस में वो कोयला भारत आ रहा है, फायदा अदानी को है। उसी कोयला को जला करके बिजली जो बन रही है, ये बिजली यहाँ से जाती थी बांग्लादेश। बांग्लादेश के ऊपर ये थोप दिया गया था। बांग्लादेश के लोगों को भी इस बिजली की जरूरत नहीं थी, उनके पास बिजली पर्याप्त है, लेकिन ऊपर से ऊपर ये थोप दिया गया क्योंकि मोदी जी के मित्र हैं अदानी। और अभी जब बांग्लादेश में सरकार बदल गई, वहाँ के लोग कह रहे हैं कि हमें इस बिजली की आवश्यकता नहीं है, तो अब धीरे धीरे बात ये आ रही है कि बिजली अब बांग्लादेश में अगर नहीं जाएगी तो इस बिजली को, महंगी बिजली को हिंदुस्तान में ही भेज दो। तो इसका कुल मिलाकर के अगर आप कोई पता करेंगे कि भाई इस पावर प्लांट में क्या रोजगार मिल रहा है, क्या झारखंड के नौजवानों को कोई सुरक्षित रोजगार वहां मिल रहा है, रोजगार पर कोई बात ही नहीं करता, निवेश पर बात करता, कितनी पूंजी लगी हुई है। तो पूंजी जो लगी हुई है तो किसके लिए, उस पूंजी से रोजगार पैदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है, इसकी बात ही नहीं होती है। तो ये जो अदानी मॉडल है, ये जो गोड्डा मॉडल है, इस गोड्डा मॉडल में कहीं कोई रोजगार की गुंजाइश नहीं है, रोजगार उपेक्षित है, निवेश की बात है, और वो निवेश जो है सरकारी मदद से, और उसमें पूरा का पूरा मुनाफा वो पूंजीपति के पास है। तो हम लोग जब बात कर रहे हैं रोजगार की, सुरक्षित और सम्मानजनक रोजगार, तो सबसे पहले इस देश में ये जो निजीकरण है अंधाधुंध, इस पर रोक लगनी चाहिए। रेलवे में देख लीजिए कितने पद खाली पड़े हुए हैं। रेलवे में जो आए दिन हम सुनते हैं कि यहाँ दुर्घटना हो रही है। दुर्घटना क्यों हो रही है? दुर्घटना हो रही है क्योंकि रेलवे में जो खाली पद पड़े हुए हैं और उसमें सुरक्षा के लिए जो पद जरूरी है, उस पर कोई ध्यान नहीं है। तो रेलवे में सुरक्षा पर कोई ध्यान नहीं है, खाली पदों को भरने पर कोई ध्यान नहीं है, तो रेलवे संकट में है। लेकिन चर्चा क्या हो रही है कि मोदी जी आ रहे हैं
और इतने सारे वंदे भारत अब झारखंड को मिलने वाले हैं। सब गोड्डा की ओर जाने वाली ट्रेन, गोड्डा से खुलने वाली ट्रेन। अब वंदे भारत किसके लिए है? वंदे भारत है कुछ अमीरों के लिए। सबसे महंगी ट्रेन है हिंदुस्तान में। अब बात करेंगे वंदे भारत, बात करेंगे राजधानी, बात करेंगे बुलेट ट्रेन रेलवे में, लेकिन जो आम मजदूर है झारखंड से, जो पलायन भी कर रहे हैं, यहाँ से अगर मुंबई जाते हैं, यहाँ से बेंगलोर जाते हैं, उनको तो ट्रेन चाहिए, ऐसी ट्रेन चाहिए जहाँ स्लीपर क्लास हो, जनरल डब्बे हो। जो छात्र जाते हैं परीक्षा देने के लिए, उनको ट्रेन चाहिए। तो आम लोगों को जिस ट्रेन की ज़रूरत है, ट्रेन में जिस सुविधा की ज़रूरत है, जैसे किराए की ज़रूरत है, उसकी बात ही नहीं होगी। बात होगी अमीरों के लिए, वंदे भारत की बात होगी, बुलेट ट्रेन की बात होगी। और रेलवे में लगातार खाली पद, सुरक्षा व्यवस्था चरमरा गई और लगातार दुर्घटना है। हम लोग जान हथेली पर लेकर के रेलवे में सफर करते हैं। आप देख लीजिए आर्मी, जहां सबसे ज़्यादा इस देश में वो बड़े एम्प्लॉयर जहाँ लोग जाते थे, नौजवान पूरा एकदम दौड़ते हुए, लगातार कसरत करते हुए, कठिन परीक्षा देते हुए आर्मी में जाते थे, ये सोच करके कि एक बार अगर आर्मी में नौकरी मिल जाए तो चलो कम से कम 20-25 साल के लिए सोचना नहीं है। आर्मी में अगर नौकरी मिल गई तो पेंशन मिलेगा, आर्मी में नौकरी मिल गई तो वहाँ कैंटीन की सुविधा मिलेगी। अब क्या हो गया? आर्मी की नौकरी के नाम पर नौजवानों के साथ जो मजाक हुआ कि आपको ये जो अग्निपथ योजना, अग्निवीर स्कीम, 4 साल 18 साल के नौजवान आर्मी में अगर दाखिल होंगे तो 22 साल की उम्र में उनको आर्मी से बाहर आ जाना पड़ेगा। 22 साल की उम्र में ज़्यादातर 25% को शायद मिल जाए और 75% को आर्मी से बाहर कर दिया जाएगा। इस तरह से देश में बेरोजगारों की एक बहुत बड़ी फौज हमारे लोग खड़े कर रहे हैं, सरकार खड़े कर रही है। और ये जो बेरोजगारों की फौज है, इस बेरोजगारों की फौज के लिए तब क्या है उनके सामने? रोजगार नहीं है, कोई सुरक्षित भविष्य नहीं है। उनके सामने क्या है? गोरक्षा दल। गोरक्षा दल, अभी हरियाणा में गोरक्षा दल के नाम पर, गाय के नाम पर हिंसा हो रही है। एक नौजवान 12वीं का छात्र है, कह रहे हैं कि हमने तो मुस्लिम समझ लिया था और मार दिया, पता चला कि आर्यन मिश्रा था। कि ये जो गोरक्षा के नाम पर ये नौजवानों से ये काम करवाया जा रहा है। आप पंजाब चले जाइए, जहाँ जबरदस्त पूरा नशा, और पंजाब के लोग परेशान हैं, नौजवान परेशान हैं। तो नौजवानों को जहाँ रोजगार चाहिए, सम्मानजनक सुरक्षित रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, वहाँ शिक्षा और रोजगार का प्रबंध करने के बजाय बेरोजगारी पैदा किया जा रहा है, सामाजिक संकट पैदा किया जा रहा है और नौजवानों को एक तरीके से बर्बाद करने के लिए उनके बीच में झूठ, नफरत की खेती की जा रही है। उनको इधर उधर आपस में बांट करके किसी को एक दूसरे के खिलाफ आपस में लड़ाने की काम इस देश में सरकारें कर रही है। तो हमें फिर उसी नौजवानों के बुनियादी एजेंडे पर लौट के आना होगा। तो हमारे सामने एक तो है कि औद्योगिक विकास का रास्ता, लेकिन औद्योगिक विकास भी जो आज के ज़माने में है, वहाँ जिस तरीके के ऑटोमेशन है, जिस तरीके के तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है, वहाँ रोज़गार पहले से कम, वो लेबर इंटेंसिव नहीं है, वो कैपिटल इंटेंसिव है, वो टेक्नोलॉजी इंटेंसिव है। और इसीलिए आप देखेंगे कि बड़ा कारखाना भी बनता है, उसमें रोजगार बहुत नहीं मिलता है। तो हम तो चाहते हैं कि लेबर इंटेंसिव रोजगार हो, छोटे और मीडियम, स्मॉल एंड मीडियम जो सेक्टर है, इस सेक्टर का विस्तार हो। और शायद सबसे ज़्यादा जहाँ रोजगार मिल सकता है वो है सोशल सेक्टर में, जो इस समय हमारी मांग है कि शिक्षा और स्वास्थ्य ये फंडामेंटल राइट है। सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, सबको स्वास्थ्य का पूरा अधिकार मिलना चाहिए। अगर आप सोच लीजिए कि एजुकेशन और हेल्थ ये वाकई इस देश में लोगों के लिए फंडामेंटल राइट बने और कोई अनपढ़ ना रहे, किसी को बिना इलाज इस देश में मरना ना हो, और उसके लिए बुनियादी सुविधा, तो हमें लगता है कि तब इस देश में जबरदस्त हम रोजगार पैदा कर सकते हैं। शिक्षा सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में,
लेकिन ये काम भी यहाँ भी आप देखेंगे कि सरकार की पॉलिसी दूसरी है। यहाँ पॉलिसी क्या है? स्कूल बंद कर दो। कहीं 2 स्कूल है, कह रहे हैं कि मार्च करके 1 स्कूल बना दो, 3 स्कूल को मार्च करके 1 बना दो। तो आप देखेंगे कि सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। स्कूल क्या चलेगा? प्राइवेट स्कूल, अंग्रेजी मीडियम का स्कूल, जहाँ फीस बहुत ज़्यादा है। हायर एजुकेशन की बात करिए तो कॉलेज, एक ब्लॉक में एक कॉलेज की ज़रूरत है। महिलाओं के लिए अलग कॉलेज की भी ज़रूरत है। कॉलेज की संख्या बहुत कम। क्या बनेगा यहाँ? प्राइवेट यूनिवर्सिटी, विदेशी यूनिवर्सिटी देश में आ रही है। तो एजुकेशन सेक्टर में भी जो प्राइवेटाइजेशन है, वो प्राइवेटाइजेशन लगातार शिक्षा को महंगी बना रहा है और शिक्षा से गरीबों को, पिछड़े इलाके के लोगों को वंचित कर रहा है। इसी तरह आप हेल्थ सेक्टर में चले जाइए। अभी कल ही शायद घोषणा हुई है कि आयुष्मान में जो 70 से ज़्यादा उम्र वाले हैं उनके लिए कुछ ज़्यादा प्रावधान करेंगे, उनको कुछ पैसे देंगे। तो मान लीजिए अगर आपको हेल्थ के नाम पर कोई सरकार कोई बीमा का कार्ड दे दे, आयुष्मान भारत के नाम से दे या चाहे किसी दूसरे नाम से दे, तो आपके जेब में बीमा का एक कार्ड है। लेकिन कोविड के दौर में हमने क्या देखा? कोविड के दौर में हमने देखा कि जिस समय कोई बीमार पड़े तो उनको क्या ज़रूरत थी? उनको ज़रूरत थी कि कोई अगर बीमार पड़े, हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है। नज़दीक में कोई अस्पताल की ज़रूरत है, जिस अस्पताल में बेड की सहूलियत हो। एक एम्बुलेंस की ज़रूरत है जो हमें घर से उठा करके अस्पताल तक पहुँचाए। तो क्या ये जो एम्बुलेंस की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, अस्पताल में बेड की ज़रूरत है, ये अगर ना हो और हमारे जेब में अगर 5 लाख या 10 लाख का कोई सरकारी बीमा के नाम पर कोई कार्ड हो, उस कार्ड से हमको क्या मिलने वाला है? उस ज़रूरत के समय में कोई हमें इलाज नहीं मिलने वाला। तो क्या चाहिए हमें? ये आयुष्मान भारत और ऐसे वैसे नाम पर 5 लाख 10 लाख का बीमा, 20 लाख का बीमा वो आपको भेज देगा किसी प्राइवेट अस्पताल में और एक ऑपरेशन में वो पैसा निकल जाएगा। एक कोई किडनी की हो, हार्ट का कोई मामला हो, तो आप देखेंगे कि बस इतने महंगे टेस्ट है, 1-2 ऑपरेशन में पूरा का पूरा पैसा खर्च हो जाएगा। तो सवाल है प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम से लेकर के हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर इस पर जोर हो तो निश्चित तौर पर हमारे यहाँ हम रोजगार दे सकते हैं। लेकिन लोग जो काम कर रहे हैं वो क्या हो रहा है? आप देखेंगे कि यहाँ सारे अनुबंध पर काम कर रहे हैं, मानदेय पर लोगों से काम लिया जा रहा है। मिड डे मील में जो महिलाएं हैं खाना बना रही हैं, जो आशा में महिलाएं काम कर रही हैं, पूरे कोविड पीरियड में जान को खतरे में डालकर सारे जोखिम उठाते हुए लोगों ने काम किया। लेकिन क्या है? मानदेय मिलता है बहुत कम है। उसमें भी बहुत लड़ने के बाद हो सकता है कि थोड़ा बहुत उसमें इजाफा हो, लेकिन बहुत कम। मांगे क्या है? मांग है कि हमें जो हम काम कर रहे हैं एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, हमें काम का एक तरीके से उचित सम्मान मिले और इस काम को सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाए, इसका नियमितीकरण हो, रेगुलराइजेशन। तो हमें लगता है कि हमारे सामने हमें ये देखना है कि बहुत बड़ा जो बेरोजगारी एक तरफ फैली हुई है, रोजगार के जहाँ जहाँ अवसर है वो लगातार ठेके पर मिल रहा है, बहुत ही असुरक्षित रोजगार है। आज अगर आप कहीं आपको मिला, 2 दिन बाद अगर निकाल दिया, कानून बन रहा है कि बस हायर एंड फायर, रोजगार अगर मिले तो काम करना है तो करो, नहीं करना है तो जाओ। अगर कम पैसे में काम करने के लिए तैयार हो तो करो, नहीं तो आपको और दूसरे 10 बेरोजगार आपकी जगह को लेने के लिए वहाँ है। काम क्या मिल रहा है? अभी एक डिजिटल जमाने में डिजिटल इकोनॉमी बन गई, जिसको हम लोग कहते हैं गिग वर्कर। जोमेटो में, अमेजन में डिलीवरी के लिए काम कर रहे हैं। कितना काम है? 12, 14, 16, 18 घंटे का। उस काम में कहीं कोई सुरक्षा नहीं है, कहीं कोई आपके पास ना प्रोविडेंट फंड है, ना कहीं कोई पेंशन है, ना कोई वेतनमान है, कुछ नहीं है। तो नौजवानों के बहुत बड़ी तादाद है नौजवानों की,
लेकिन नौजवानों को धकेला जा रहा है असुरक्षित रोजगार में। अभी पूरे बिहार में ही, झारखंड में देख लीजिए, कोयला उद्योग आप चले जाएंगे तो जो परमानेंट वर्कर थे कम हो रहे हैं, वो कम हो रहे हैं। कहते हैं कि अवैध खनन हो रहा है। तो अवैध खनन क्या है? जो खनन सरकारी इसमें होना चाहिए आप कर सकते हैं, अवैध खनन के नाम पर एक पूरा पैरेलल सिस्टम चल रहा है, मजबूरी में लोग कर रहे हैं। और जहां बिल्कुल किसी तरह की कोई सुरक्षा है ही नहीं और लगातार जान हाथ में लेकर के लोग काम कर रहे हैं और दुर्घटनाएं भी हो रही है। तो हमें लगता है कि बड़ा सवाल सुरक्षित और सम्मानजनक रोजगार का है। ये बुनियादी हक है, बुनियादी मांग है। और झारखंड में इस दिशा में जो भी सरकार की योजनाएं अभी है, तो खाली पद है, तो कहेंगे कि सबसे पहले केंद्र सरकार के स्तर पर भी, राज्य सरकार के स्तर पर भी तमाम खाली पदों को भरो। खाली पदों के भरने के साथ साथ हमें बल्कि नए पदों का सृजन करना होगा। इस पूरे नेटवर्क का विस्तार हो और जो आरक्षण की नीति है वो ठीक से लागू हो। अभी क्या हो रहा है? सरकार ने एक तरह एक EWS कर दिया, 10% आर्थिक रूप से कमजोर इस नाम पर किया। लेकिन हमने देखा कि EWS एक बहुत बड़ा धोखा है। किस तरह से कि आर्थिक रूप से सबसे ज्यादा कमजोर लोग आपको कहाँ मिलेंगे? आपको आदिवासी में मिलेंगे, दलितों में मिलेंगे, पिछड़ों में मिलेंगे। लेकिन वो दरअसल EWS जो है वो दलित पिछड़ों के लिए है ही नहीं, वो जनरल कास्ट के लिए है। चलो ठीक है, आपने अगर आर्थिक कुछ किया वहाँ 10% का आरक्षण, लेकिन उसके सहारे, उसके नाम पर धीरे धीरे जो बुनियादी आरक्षण था SC ST के लिए, OBC के लिए, ये आरक्षण में लगातार अभी आ रहा है कि NFS पद है, आरक्षण के लिए कैंडिडेट भी है, नॉट फाउंड सूटेबल, और आपको रोजगार नहीं मिल रहा है। तो एक बहुत बड़ा बैकलॉग आरक्षण के मामले में भी क्रिएट हो रहा है। इस समय जो मांग है हम लोगों की पूरे देश के पैमाने पर कि सेंसस हो। झारखंड में लगातार झूठ बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा घुसपैठ हो रहा है, इसकी आबादी बढ़ गई। तो हमने कहा कि हमें आबादी के आंकड़े कहाँ से मिल पाते हैं? हर 10 साल देश में आदमशुमारी होती है और उसी से हमको सही ठोस आंकड़े मिलते हैं। देश में कितने लोग हैं, महिला कितने, पुरुष कितने, किसकी जाति में कितने। तो हमने कहा कि जाति आधारित जनगणना कराओ। जो आपने कहा है कि देश में आरक्षण हम सही ढंग से लागू करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले तो ज़रूरी है कि आबादी के बारे में जानकारी मिल जाए। लेकिन अभी 2021 में सेंसस ही नहीं हुआ और कब होगा सरकार ने कोई घोषणा नहीं की। लेकिन आबादी को लेकर के आप देखेंगे कि पूरे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रही है, इसकी आबादी इतनी बढ़ गई है, इतने लोग दूसरे धर्म के लोग आ गए हैं, बांग्लादेशी आ गए हैं, तरह तरह की बातें कह करके, झूठ फैला करके लोगों को गुमराह किया जा रहा है। जबकि जहाँ से ठोस आंकड़े मिल सकते हैं इस आदमशुमारी से, वो कराया नहीं जा रहा है। ये सारी बातें हैं, बेरोजगारी पैदा करो और बेरोजगारों को उनके ध्यान भटकाने के लिए, उनको गुमराह करने के लिए, उनके बीच में झूठ बरस दो, उनके बीच में नफरत की खेती करो और नौजवानों को मारो। तो हमें लगता है कि आप जो आज यहाँ कन्वेंशन कर रहे हैं, इस पर आप चर्चा करेंगे। इसमें एक बात कह करके मैं ख़त्म करूँगा। अभी बंगाल में पिछले 1 महीने से एक ज़बरदस्त आंदोलन चल रहा है। ऐसा आंदोलन बंगाल को आमतौर पर लोग कहते हैं कि कलकत्ता को कहा जाता है जुलूसों का शहर और आंदोलन का प्रदेश रहा है। लेकिन बंगाल के लोग भी कह रहे हैं कि ऐसा आंदोलन जो अभी चल रहा है ये हमने कभी देखा नहीं है। बहुत पिछले 20, 30, 35, 40 साल में ऐसा हमने देखा नहीं है। तो ये आंदोलन क्यों शुरू हुआ? ये आंदोलन शुरू हुआ एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में, कलकत्ता शहर में, RG मेडिकल कॉलेज। वहाँ 31 साल का एक पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग डॉक्टर, उनके साथ बलात्कार होता है, उनकी बहुत बर्बर तरीके से हत्या हो जाती है और उस हत्या के खिलाफ, उस बलात्कार के खिलाफ लोग कह रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। तो उससे सवाल क्या आया कि अगर एक मेडिकल कॉलेज में, कलकत्ता शहर में
अगर एक कोई 30 साल की डॉक्टर हो, उन्हीं का काम करने की जगह है, उस काम करने की जगह पर 36 घंटा काम करने के बाद थोड़ी देर के लिए अगर कहीं आराम कर रही है, चाहे वो आराम करने के लिए भी कोई सही जगह नहीं है सेमिनार रूम में, और वहाँ उनके साथ इतना बड़ा अन्याय होता है, तो इससे सवाल खड़ा हुआ है कि क्या हमारे देश में महिलाओं के लिए काम करना मना है क्या? तो काम का जहाँ काम के लिए बाहर अगर जाएंगे तो बाहर वहाँ उनकी सुरक्षा का क्या होगा, उनके सम्मान का अधिकारों का क्या होगा, बड़ा सवाल है। इसीलिए सुरक्षित काम हम जब कह रहे हैं कि सुरक्षित रोजगार, तो वहाँ महिलाओं के लिए उसके साथ ये भी जोड़ना चाहिए कि जहाँ भी महिलाएं काम करती हैं उस काम में उनके ऊपर कोई यौन शोषण ना हो, उनकी पूरी सुरक्षा हो। कभी रात में किसी को बाहर जाना है, बस पकड़ना है, ट्रेन पकड़ना है, सड़क सुनसान है, अंधेरा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सड़क पर भी, स्टेशन पर भी हर जगह रोशनी हो, लोगों के लिए बस ट्रेन पकड़ने, कहीं आराम करने, उसके लिए टॉयलेट की सुविधा सब कुछ हो। तो ये सारी बातें हम जब कहेंगे कि सुरक्षित और सम्मानजनक रोजगार, इसका मतलब सिर्फ हमें इतना पैसा मिल जाए वो नहीं, पैसा मिल जाए इसके साथ साथ वो सारा पूरा अधिकार। हम चाहते हैं कि झारखंड से पलायन रुके और झारखंड के अंदर ही ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले, लेकिन फिर भी लोग जाएंगे बाहर तो जाना ही पड़ेगा, एक ही देश है, हम क्यों नहीं जाएंगे अगर हमको मौका मिलेगा तो अभी बंगाल के एक मजदूर को हमने देखा, हरियाणा में काम करते थे, साबिर मलिक, और पीट करके हत्या कर दी गई, ये इल्जाम लगा करके कि गाय का मांस खा रहा है। तो हमारे झारखंड के साथ भी आप देखेंगे कि झारखंड के जो प्रवासी मजदूर, वो चाहे देश के अंदर काम करें और विदेश में काम करें। विनोद जी को तो मालूम ही है, अक्सर अभी मलेशिया में कोई फंसे हैं, अभी कहीं दुबई में जाकर के कोई फंसे हैं, कहीं वहाँ निधन हो गया है, उनकी बॉडी यहाँ नहीं आ रही है। तो प्रवासी मजदूर जो झारखंड से आदिवासी हो, महिलाएं हो, जो भी किसी भी जाति बिरादरी से हो, किसी भी मजहब से हो, वो जहाँ भी काम करने जाए, देश के अंदर, देश के बाहर, उनकी संपूर्ण सुरक्षा, उसकी भी बिल्कुल गारंटी होनी चाहिए। और ये सरकार का काम है, राज्य सरकार भी और देश की सरकार भी। इसलिए निजीकरण, अंधाधुंध निजीकरण, इस पर रोक लगे। सरकार का जो बजट है वो पैसा सिर्फ अदानी अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं, देश के लिए, रोजगार के लिए खर्च हो, और ये जो रोजगार है वो सुरक्षित हो, वो सम्मानजनक हो। वहाँ जब हम काम करें हमें वेतन मिले, हमें प्रोविडेंट फंड मिले, हमें पेंशन मिले, हमें हर संभव। आप देखेंगे कि एक समय जब इसी झारखंड में AGC ठीक से काम करता था, रांची में, जब बोकारो के स्टील प्लांट बढ़िया से चलता था, तो वहाँ मजदूरों को क्वार्टर से लेकर के, अस्पताल से लेकर के हर चीज़ की सुविधा होती थी। बच्चों की पढ़ाई के लिए वहाँ सेंट्रल स्कूल्स भी बनते थे। अब ये सब कुछ खत्म हो रहा है। इसलिए झारखंड के विकास के लिए भी ज़रूरी है पब्लिक सेक्टर पर ज़्यादा ध्यान हो, निजीकरण पर रोक लगे, और झारखंड के नौजवानों को शिक्षा, रोजगार के संपूर्ण अवसर मिले, सुरक्षित सम्मानजनक रोजगार मिले। बहुत बहुत बड़ा मुद्दा है, और इस मुद्दे पर निश्चित तौर पर सरकार चाहे जिस पार्टी की भी बने, इस देश में ज़्यादातर सरकारें बीजेपी की है, केंद्र सरकार बीजेपी की है, और कहीं कहीं गैर भाजपा की सरकार है। जहाँ सरकारें इस देश में विपक्ष की बन रही है, उस सरकार को नहीं दिया जा रहा। अभी दिल्ली में केजरीवाल जी को आज पता चला कि जमानत उनको मिली है। अब देख लीजिए, एक राज्य के मुख्यमंत्री जहां कोशिश कर रहे थे बिजली, पानी, हेल्थ, एजुकेशन, इस मामले में कुछ काम हो, सरकारी स्कूल ठीक से चले, सरकारी अस्पताल ठीक से चले, वहाँ हेल्थ मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर को, एजुकेशन मिनिस्टर को, सबको पकड़ करके जेल में डाला। यहाँ भी हेमंत सोरेन को जेल में डाला गया, अभी बाहर आए। और जो दूसरे मुख्यमंत्री थे, आपने देखा, वो मुख्यमंत्री को तोड़ करके भाजपा ने अपने साथ कर दिया। तो जहाँ भी इस देश में गैर भाजपा की सरकारें हैं, उन सरकारों को तो चलने ही नहीं दिया जा रहा है। हमें इस पर भी लड़ना होगा कि देश में कानून का राज हो, संविधान के तहत अगर कहीं चुनी हुई सरकार है, उस सरकार को काम करने का पूरा मौका मिले, और बाकी जो हमें हिसाब, जहाँ भी जिस पार्टी की भी सरकार हो, लड़ करके
लड़ना होगा। बिना लड़े ये रोजगार का अधिकार कोई कहीं भी इस देश में कहीं कोई अधिकार मिलता नहीं है। सिर्फ किसी कोई कह दे फलां की गारंटी, इस नेता की गारंटी, उस नेता की गारंटी मिलती नहीं है। तो गारंटी तो कहने के लिए अम्बेडकर का संविधान, इससे बड़ी गारंटी और क्या है। और वो संविधान खुद आज खतरे में है और इसीलिए जो भी हमें हक चाहिए वो लड़कर ही हासिल करना होगा। तो लड़ने के लिए संगठन, लड़ने के लिए एकता, लड़ने के लिए अपनी चेतना, अपनी समझदारी हम लोग इसको बढ़ाते हुए पूरे झारखंड में जहां अभी बेरोजगारी का प्रदेश के रूप में, पलायन के प्रदेश के रूप में, लूट और झूठ के प्रदेश के रूप में झारखंड की पहचान बना दी गई, उसी झारखंड को हम इसकी पहचान को बदलेंगे और ये झारखंड जहाँ सबसे ज़्यादा संसाधन है वहीं सबसे ज़्यादा रोजगार भी होगा, सबसे ज़्यादा लोगों को शिक्षा भी मिलेगी, सबसे ज़्यादा सम्मान मिलेगा। शिक्षा, सम्मान, सुरक्षित रोजगार, ऐसे एक प्रदेश के रूप में झारखंड का नवनिर्माण होगा। और आप साथियों से उम्मीद है आप सारे नौजवान इसको आगे बढ़ाएंगे। अभी हम लोग धनबाद में एक रैली किए और हमें इस बात की खुशी है कि झारखंड में भाकपा माले के साथ झारखंड आंदोलन की बहुत पुरानी ताकत राष्ट्रवादी समन्वय समिति, जो इसी रोजगार, सुरक्षित रोजगार के आंदोलन से ही जहां मजदूरों की बात होती थी, चाहे वो मजदूर आदिवासी हो, वो मजदूर झारखंड के मूल निवासी हो, वो मजदूर बिहार से आए हुए या अन्य किसी इलाके से आए हुए मजदूर हो, पब्लिक सेक्टर में एक साथ काम कर रहे हैं। और सभी मजदूर जो झारखंड में काम कर रहे हैं वो झारखंड के लिए काम कर रहे हैं, झारखंड से जुड़ करके काम कर रहे हैं। ऐसे मजदूरों की बड़ी एकता बनी थी। तो आज हम लोग उस एकता को फिर से जगाना चाहते हैं। मार्क्सवादी के साथी हमारे साथ मिल गए हैं और इससे लाल झंडे की ताकत बढ़ी है इस पूरे प्रदेश में। और हमें लगता है कि नौजवानों का आंदोलन इसमें और ज़्यादा, नौजवानों की भी एकता बढ़ेगी और नौजवानों की ऊर्जा, नौजवानों का संकल्प, नौजवानों की हिम्मत ये झारखंड के पूरे लाल झंडे के आंदोलन को और ज़्यादा इस समय गति मिले, ताकत मिले। इसी उम्मीद के साथ आप सभी साथियों को आपका ये कन्वेंशन सफल हो और आप जो चर्चा करेंगे इस पर अमल करेंगे, लड़ाई को तेज करेंगे। और आने वाले दिन में जो भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है, साजिश है, छत्तीसगढ़ बीजेपी की सरकार है, उड़ीसा में बीजेपी की सरकार, अब वो चाहते हैं कि झारखंड में भी हमारी सरकार है। किस बात के लिए? क्योंकि ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड हिंदुस्तान के सबसे ज़्यादा खनिज संपदों से भरा हुआ प्रदेश है। सबसे ज़्यादा खनिज संपदा यही है, जल जंगल जमीन है। किसके लिए चाहते हैं? क्या यहाँ के आदिवासियों के विकास के लिए? नहीं, अदानी का वो त्रिकोण को पूरा करना है। छत्तीसगढ़ में भी अदानी, जंगल में भी अदानी, खदान में भी अदानी, बिजली में भी अदानी, पानी में भी अदानी, सड़क पर भी अदानी, हर जगह, रेलवे में भी अदानी और हवाई जहाज में जो हवाई अड्डा है वो अदानी का और हवाई जहाज पर कब्जा तो हो गया है टाटा का। पूरे देश में अब टाटा का कब्जा हो रहा है। तो ये कुछ पूंजीपतियों के लिए कब्जा कर लेना चाहते हैं, लूट का अड्डा बनाना चाहते हैं। तो हमें इस पूरे साजिश से भी झारखंड को बचाना है और झारखंड में लूट का अड्डा ना बने, हक और रोजगार का गढ़ बने। इसके लिए आप लोग लड़ेंगे, आप लोग जीतेंगे। आप सभी साथियों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इनकलाब जिंदाबाद। कॉमरेड दीपंकर जी को इस कन्वेंशन में समय देने के लिए